Hello guys, welcome back to the channel, and today we'll be discussing about how you can take the input and the output from the user basically. Okay, so we have ये प्रोग्राम देखिए आप a इक्वस टू 10 और b इक्वस टू 20 मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है। तो हमें इसमें क्या किया, हमने हार्ड कोडेड कर दिया, इसमें a और b की वैल्यू फिक्स हो चुकी है यहाँ पे, है ना। और मैं जब इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये a इज़ 10 और b इज़ 20 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। वही मैं चाहूँ कि अगर मैं इसको ऐसे इनपुट ना दूँ, मैं जब प्रोग्राम रन करूँ और मैं यूज़र से मांगूँ, बेसिकली रन करते वक्त मैं मांगूँ कि आपको a की वैल्यू प्रोवाइड कीजिए, आप b की वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम पहले से ना a और b की वैल्यू फिक्स नहीं कर रहे हैं। a और b की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं बाद में डायनेमिकली, बेसिकली उसका आउटपुट हम इनपुट हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ना पाइथन 2 में दो फंक्शंस प्रेजेंट थे हमारे पास। रॉ इनपुट नाम से एक फंक्शन था और इनपुट नाम से फंक्शन था। रॉ इनपुट में प्रॉब्लम ये है कि ये क्या करता था, ये हमें एक ना अगर आपने कोई भी इनपुट दिया तो ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये स्ट्रिंग ट्रीट करता था बाय डिफ़ॉल्ट। हर एक इनपुट को ना बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ट्रीट करता था। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं ना, हम उसकी टाइप कास्टिंग कर देते थे, ठीक है। इंट लगा देता था मैं, तो सपोज एक्स जो यूज़र ने इनपुट दिया जो कि एक स्ट्रिंग टाइप है, अब मैं इसको एक्स में को मैंने इंट फंक्शन की हेल्प से मैंने क्या किया, इसको मैंने इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको स्ट्रिंग देता था वैल्यू, और इसको हम फिर बाद में टाइप कास्टिंग करते थे, ठीक है। और वही चीज़ इससे बचने के लिए हमारे पास था पाइथन 2 में ही एक इनपुट नाम से भी फंक्शन था हमारे पास पाइथन 2 में। लेकिन पाइथन 2 तो अब हम यूज़ नहीं करते ना, हम अब पाइथन 3 यूज़ करते हैं। तो पाइथन 2 में ये था कि इनपुट फंक्शन का जो है ना था ना वर्क क्या था कि ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो ना स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेता था, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेता था ये पाइथन 2 में। ये जो भी आप वैल्यू असाइन किए हो, एक्स सपोज यहाँ पे एक्स जो आपने 10 डाला है, सपोज इनपुट में यूज़र ने 10 डाला, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको ना एज अ स्ट्रिंग नहीं ट्रीट करेगा, जो कि रॉ इनपुट में इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको स्ट्रिंग ट्रीट करता होता था। वही चीज़ इनपुट फंक्शन इसको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग नहीं ट्रीट करेगा, जो इसका एक्चुअल टाइप है ना वही ट्रीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमने देख लिया कि रॉ इनपुट क्या होता है। अब इसके बाद ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में लिखा हुआ है, आप ये लाइंस रीड करते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रॉ इनपुट नाम से मैंने फंक्शन में मैंने एंटर एनी स्ट्रिंग लिखा हुआ है, एंटर एनी नंबर। तो यूज़र कोई भी नंबर भी एंटर करेगा ना, उसके बाद मैंने टाइप अगर इसका चेक किया तो ये मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट क्या शो करेगा, स्ट्रिंग, जबकि जब तक कि मैं इसकी टाइप कास्टिंग ना कर दूँ, मतलब इंट ऑफ एक्स ऐसे कर दूँगा ना, इंट ऑफ एक्स। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये वैल्यूज़ क्या हो दिखाएगा यहाँ पे, स्ट्रिंग इंट, क्योंकि मैंने इसकी टाइप कास्टिंग कर दी एक्सप्लिसिटली। वही इनपुट में पाइथन 2 में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि ये जो आपने यूज़र ने इनपुट दिया वो उसी टाइप में उसको कंसीडर करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसको एज अ स्ट्रिंग नहीं ट्रीट करेगा। लेकिन यही चीज़ ना रॉ इनपुट जो है ना, ये पाइथन 3 में हमारे पास नहीं है। हमारे पास पाइथन 3 में इनपुट नाम से यह फंक्शन है हमारे पास पाइथन 3 में, ठीक है। लेकिन इसका टास्क ना पाइथन 3 में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। पाइथन 3 में इनपुट फंक्शन का टास्क जो है ना, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि यहाँ पे जो ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग नहीं ट्रीट कर रहा था पाइथन 2 में, वही चीज़ ये पाइथन 3 में ना बाय डिफ़ॉल्ट हर एक चीज़ को ना एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करने लग गया है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर से हमें वही करना पड़ेगा कि हाँ, इसमें हमने टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, इंट वैल्यू आपने डालना होगा, ठीक है। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ इस पर टाइप कास्टिंग नहीं किया हुआ है। इंटीजर यूज़र से मैं इनपुट मांग रहा हूँ इनपुट फंक्शन की हेल्प से कि एंटर एनी नंबर, और इसके बाद मैंने इसका जब टाइप चेक किया ना तो मेरे को स्ट्रिंग शो कर रहा है ये, ठीक है। वही मैं बचना चाहता हूँ इससे कि मैं इसको एज ए इंटीग्रली कंसीडर करूँ, इसको मैं एज ए स्ट्रिंग नहीं कंसीडर करना चाहता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके आगे मैं इंट लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास क्या दे रहा है यहाँ पे, इंट। तो मैंने इसकी टाइप कास्टिंग कर दी, जो कि बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको एज ए स्ट्रिंग शो कर रहा था। इस चीज़ से बचने के लिए मैंने टाइप कास्टिंग कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं एनी नंबर दे रहा हूँ, आप इसमें कोई भी फ्लोट वैल्यू दिए तो फ्लोट वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे आपको इंट की जगह पे आपको यहाँ पे फ्लोट लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम सिंगल वैल्यूज ले रहे हैं ना यूज़र से इनपुट। अब मैं चाहता हूँ कि ना मैं एक लाइन ऑफ कोड में ही मैं ना मल्टीपल यूज़र से मल्टीपल इनपुट ले सकूँ सिंगल लाइन में ही, ठीक है। तो इसमें ये कोड आप देखिए, यहाँ पे क्या किया हुआ है मैंने, ए और बी दो वेरिएबल जो है ना, ये बेसिकली मैंने क्या किया, लिस्ट अनपैकिंग किया हुआ है। जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, मैं इन दोनों वैल्यूज़ को मैं ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़र से ना दो नंबर्स मांगे हैं, ठीक है। और यूज़र जो भी वैल्यू असाइन देगा उसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेपरेटर होगा वो स्पेस ऑपरेटर होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और मैंने क्या कर दिया, उसको आइटरेट कर दिया कि दो बार इसको वैल्यूज़ को आइटरेट करेगा, ठीक है। एंटर 2 नंबर्स में मैंने यूज़र ने जैसी इस कोड को मैंने रन किया, इसके बाद मेरे को ये एंटर 2 नंबर शो करेगा, ठीक है। अब जैसे यूज़र यहाँ पे 10 और 12 मैंने सपोज यहाँ पे एंटर कर दिया, 10 और 12 मैंने एंटर कर दिया, और मैंने यहाँ पे ना स्पेस भी रख दिया, ठीक है। अगर आप स्पेस नहीं रखते यहाँ पे तो क्या करेगा ये स्प्लिट यहाँ पे स्पेस अगर नहीं रखते तो स्प्लिट इसको 1 0 1 2 ये इसको 4 वैल्यू में कन्वर्ट कर देता होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपने ये दो वैल्यू ही यहाँ पे दिया हुआ ना, तो सी और डी भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और तो यहाँ पे मैंने क्योंकि स्पेस दिया हुआ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको स्पेस का कंसीडर करता है, और इसको ना दो वैल्यूज़ में कंसीडर डिवाइड कर देगा। इसको ए में 10 की वैल्यू चली गई होगी और बी में जो है ना 12 की वैल्यू चली गई होगी, ठीक है। तो आपने देखा कि एक ही लाइन में हम कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ की, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए की वैल्यू, तो मेरे को 10 शो कर रहा है, वही मैं बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ तो 12 शो कर रहा है,
वही हमारे पास एक इवेल नाम से भी फंक्शन है जो कि बेसिकली क्या करता है, ये इवेलुएट्स करता है रिजल्ट को, कोई एक्सप्रेशन ही हो हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, इनपुट एंटर एनी एक्सप्रेशन, ये तो पता ही है आपको कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब क्या कर रहा है ये कि मैंने इवेल फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करता है, ये इनपुट क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट जो है ना स्ट्रिंग वैल्यू लेता होता है, लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे इवेल लगाया ना, इवेल लगाया तो ये जो भी आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन में टाइप लिखोगे ना, कुछ भी एक्सप्रेशन में आपने लिखा तो ये इसको सॉल्व कर देगा और उसको ऑटोमेटिकली एक टाइप भी असाइन कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ मैंने लिख दी, और जब यूज़र ने कुछ इनपुट मांगा एंटर एनी एक्सप्रेशन, तो ये देखिए 10 20 -3 डिवाइडेड बाई 40, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसने दे दिया। और यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे मेरे को टाइप कास्टिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो बेसिकली क्या करता है, इवेलुएट्स द रिजल्ट, और ये भी ना एज अ इनपुट जो है ना, ये एज ए स्ट्रिंग ही लेगा, लेकिन ये रिजल्ट इवेलुएट कर देगा आपको पास, मतलब इसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। ये देखिए इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन आउटपुट यही आएगा। आप यहाँ पे और भी कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे डालिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। कमांड लाइन आर्गूमेंट क्या करता है कि ये एग्जीक्यूशन टाइम पे ना हम इसमें इनपुट देते होते हैं। द आर्गूमेंट विच आर पास्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड कमांड लाइन आर्गूमेंट। एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब हम इसमें जो आर्गूमेंट पास करते हैं ना, हम इसको कमांड लाइन आर्गूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कमांड लाइन आर्गूमेंट हम ये हम जावा में भी करते थे। इसमें पाइथन में अचीव करने के लिए ना हमारे पास हमें को एक सिस मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, सिस मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इसमें एक ARGV नाम से एक लिस्ट है, बेसिकली ARGV नाम से लिस्ट है जो कि वैल्यूज स्टोर करेगा, जो हम एग्जीक्यूशन टाइम पे हम जो कोई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ना, जैसे मैं एग्जीक्यूशन टाइम पे जब वैल्यू मैं असाइन करूँगा, प्रोवाइड करूँगा, बेसिकली यूज़र जब एग्जीक्यूशन टाइम पे कोई वैल्यू असाइन करेगा, तो इसके लिए ना ARGV लिस्ट में वो वैल्यू स्टोर होती हैं, ARGV लिस्ट में वो वैल्यूज स्टोर होती हैं। और जो कि ये लिस्ट जो है ना, ये सिस मॉड्यूल में प्रेजेंट है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम सिस इंपोर्ट ARGV लिस्ट, ओके। अब बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना, मैंने बोला कि ARGV जो होता है ना, ये लिस्ट वैल्यूज स्टोर करता है। तो मैं इसका जब टाइप चेक करूँ तो ये देखिए मेरे को लिस्ट शो कर रहा है। इसका हम कमांड लाइन का प्रोग्राम करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरे पास है कमांड लाइन आर्गूमेंट का एक कोड, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे फ्रॉम सिस मॉड्यूल इंपोर्ट ARGV जो कि लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूशन टाइम पे मैंने इसमें वैल्यूज़ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ द कमांड लाइन आर्गूमेंट इज लेंथ, मैंने उसका लेंथ निकालना है कि हाँ यूज़र ने कितने कमांड लाइन आर्गूमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको द लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्गूमेंट्स इज ARGV, मैं उसको वैल्यूज़ को ना प्रिंट करूँगा, ठीक है, जो यूज़र ने एग्जीक्यूशन टाइम पे वैल्यूज़ प्रोवाइड की हुई है उसको मैं फिर उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, मैं वो एक वैल्यू छोड़ के लिख रहा हूँ। इसका मतलब हम देखेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले ना इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले पाइथन आपने पाइथन लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोग्राम का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मेरे प्रोग्राम का नाम है ARGV value.py, और इसके बाद ना मैं यहीं पे अपने वैल्यूज़ प्रोवाइड करूँगा, मैं 10 20 30 40, ओके। मैंने ये वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी। अब आप आउटपुट देखिए इसका क्या आएगा। तो इस प्रोग्राम को मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, और मैं इसको अपना वही ये रन कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले सबसे पहले अपना पाइथन लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रोग्राम का नाम जो है ARGV value.py, और इसके बाद मैं ये जो ना एग्जीक्यूशन डब्बे में वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ 10 20 30 40, ठीक है। तो आप देखिए कि आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, क्या है यहाँ पे देखिए, मैंने प्रोग्राम में लेंथ ऑफ आर्गूमेंट यहाँ पे क्या है 5 है। मतलब कि 5 कैसे हुआ कि ये ना ARGV वैल्यू को भी ना एक जो आपका प्रोग्राम का नाम है इसको भी एक वैल्यू कंसिडर कर रहा है ये। तो मैं नहीं चाहता कि ये प्रोग्राम के नाम को भी ना एक वैल्यू कंसीडर करे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेंथ ऑफ एक सब्सट्रैक्ट करके रखूँगा, हमेशा -1 करके रखूँगा, सो दैट कि वो नेम ऑफ जो आपका प्रोग्राम का नेम है ना वो भी कंसीडर ना करेंगे उसके लेंथ में। तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया, 5 आ गया हमारे पास आउटपुट में। वही ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं इसको ARGV जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा हूँ, तो ARGV value.py ये प्रोग्राम का नाम भी इसमें हमारे पास लिस्ट में आ गया, क्योंकि ये इस प्रोग्राम का नेम भी ना इसमें बाई डिफ़ॉल्ट कंसीडर कर दे रहा है, ठीक है। वही मैंने 10 20 30 40 यहाँ पे मैं प्रिंट कर दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये है ना ये प्रोग्राम का नाम भी ये लिस्ट में आए एग्जीक्यूशन टाइम पे, क्योंकि हम ये प्रोग्राम का नाम हम नहीं चाहते कि ये एग्जीक्यूशन टाइम वाले इसमें भी कंसीडर हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इंडेक्स छोड़ के, पहला वाला जो है ना एक वैल्यू छोड़ के उसको बेसिकली मैं जीरो वाला जो इंडेक्स है ना, जीरो वाला इंडेक्स मैं इसको छोड़ के पहले वाले इंडेक्स से मैं वैल्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ प्रिंट। जीरो वाला इंडेक्स जो है, क्योंकि जीरो वाले इंडेक्स पे ARGV value.py यही होगा, और ये जो 10 जो है ना ये पहले इंडेक्स पे है, 20 जो है दूसरे इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे ये देखिए इसका मतलब ये है कि पहले वाले इंडेक्स से आप स्टार्ट कीजिए और लास्ट तक वैल्यू जितने आप उसको प्रिंट कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद मैंने इसी प्रोग्राम में मैंने ये लिखा हुआ है कि 10 20 30 40 ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो आपने देखा कि कमांड लाइन आर्गूमेंट कैसे वर्क करता है। तो आप इसमें और भी अपना मल्टीपल कोड लिख के देखिए।
तो कमांड लाइन आर्गूमेंट के बाद हमें पता है कि हमने प्रिंट कैसे करना होता है, आपके प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। तो एम्प्टी अगर आपने यहाँ पे कोई भी अगर स्ट्रिंग नहीं असाइन किया हो ना, तो ये बाय डिफॉल्ट इसको एक न्यू लाइन दे देता होता है। यहाँ पे मैंने एम्प्टी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, ये एक इसको स्पेस इसने प्रोवाइड कर दिया है ना, न्यू लाइन। अब इसके बाद ये मैं इसको ऐसे प्रिंट करूँगा, प्रिंट हाई, तो ये देखिए बीच में गैप है ना एक, और वही एक न्यू लाइन \n। अब इसका देखिए \n का क्या मतलब है कि ये क्या करता है, एक न्यू लाइन में आपको वैल्यूज़ प्रिंट करता होता है। तो हेलो, और मैंने उसके बाद \n उसके बाद वर्ल्ड डाल दिया, तो क्या किया, मेरे को 2 वैल्यूज़ दे दिए, इसमें हेलो पहले लाइन में और दूसरा जो वर्ल्ड जो है ना दूसरे लाइन में, ठीक है। तो अब ये देखिए अगला वाला देखिए, ये टैब के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक बीच में गैप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, बेसिकली स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस आ गया, वही उसके बाद हमारे पास फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के हेल्प से हम क्या करेंगे, सो ये देखिए आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास, %i जो कि बेसिकली इंटीजर वैल्यूज़ को शो करता है, %d इंटीजर वैल्यू को शो करता है, %f भी फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करता है, और %s जो स्ट्रिंग वैल्यू को शो करता है, ठीक है। तो a वैल्यू इज़ %i, b वैल्यू इज़ %i, क्योंकि a और b जो है ना यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू टाइप है ना, तो मैं यहाँ पे %i का यूज़ कर रहा हूँ। a वैल्यू इज़ %i, b वैल्यू इज़ %i, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 10 और 20 यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए होते हैं यहाँ पे, और बाद में 10 और 20 की इनपुट अगर चेंज होगी होती, तो फिर तो आपको ये दोबारा लाइन दोबारा से बार बार आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 10 और 20 की मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ, 20 30 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं आउटपुट में देखिए, आउटपुट मेरे पास उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो गया। मेरे को बेसिकली इस लाइन को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी ना, इस लाइन को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। तो आपने इस केसेस में ना फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करना है, और यहाँ पे %i बेसिकली इंटीग्रल वैल्यूज़ को शो कर रहा है, वही जो %d है ये भी इंटीग्रल वैल्यूज़ को शो करता होता है। और पाइथन में आपको पता होना चाहिए कि ये डबल जो है ना, डबल वैल्यूज़ हमारे पास जो लॉन्ग वैल्यूज़ होते हैं, लॉन्ग वैल्यूज़ बेसिकली पाइथन 2 में नहीं है, उसको भी हम एज इंटीग्रल ही वैल्यूज़ ही ट्रीट करते होते हैं, ठीक है। और ये देखिए मैंने वही %d यहाँ पे भी आउटपुट सेम ही आया, क्योंकि ये भी इंटीग्रल वैल्यूज़ ही लेता होता है। वही कोई फ्लोटिंग वैल्यू है तो मेरे पास इसमें मैं क्या करूँगा, ये %f का यूज़ करूँगा, सो दैट फॉर फ्लोटिंग वैल्यू। अब यहाँ पे 10.5 डाला मैंने, 20.3 डाला मैंने। अब इसको मैं परसेंटेज a, b, इस चीज़ का ध्यान देना आपने। और यहाँ पे हम कॉमा ऑपरेटर नहीं डाल रहे हैं, हम यहाँ कॉमा नहीं डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं कॉमा डालूँ तो ये और एरर दे रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अब ये देखिए, अब इसको फ्लोटिंग वैल्यू शो कर रहा है ना, इसको और भी हाई प्रिसीजन है इसका। और वही इसमें सचिन और सौरभ को मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है ना, तो इसमें आपने %s का यूज़ करना है, ठीक है। %s का यूज़ करना है, और उसके बाद में आप इसकी वैल्यूज चेंज करते रहिए, बट स्टिल आपको इस लाइन को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ये लाइन मॉडिफाई होता रहेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कैसे आप यूजर से इनपुट एंड आउटपुट ले सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।